नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने लक्ष्य बुक जिसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी के 13 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी चर्चा का विषय है चैप्टर नंबर 14, अपने समय का सही प्रबंध करें। चलिए शुरू करते हैं। समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। जो लोग समय का इस्तेमाल समझदारी से करते हैं उन्हें समृद्धि, उपयोगी और संतुष्टिदायक जीवन का पुरस्कार मिलता है। रॉबिन शर्मा। अपने सभी लक्ष्य हासिल करने के लिए और अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचने के लिए आपको अपने समय पर नियंत्रण रखना होगा। मनोवैज्ञानिक आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि नियंत्रण का एहसास खुशी, आत्मविश्वास, शक्ति और व्यक्तिगत सेहत की भावनाओं की कुंजी है। और यह एहसास तभी संभव है जब आप समय प्रबंधन की उत्कृष्ट योग्यताओं का अभ्यास करें। अच्छी खबर यह है कि समय प्रबंधन एक योग्यता है और किसी भी अन्य योग्यता की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। अतीत में आप कितने ही अव्यवस्थित रहे हो या आप में टाल मटोल करने या कम महत्वपूर्ण गतिविधियों में उलझे रहने की कितनी ज़्यादा प्रवृत्ति हो, लेकिन आप बदल सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के सबसे कार्यकुशल, प्रभावी और सफल व्यक्तियों में से एक बन सकते हैं। बस इसके लिए आपको इतना भर सीखना है कि दूसरे लोग दुविधा से स्पष्टता तक और कुंठा से एकाग्रता तक कैसे पहुँचे। दोहराव और अभ्यास द्वारा आप अपने क्षेत्र के सबसे ज़्यादा परिणाम केंद्रित व्यक्तियों में से एक बन सकते हैं। चुनाव और निर्णय। अगर सफलता के सिक्के का सामने वाला हिस्सा स्पष्ट लक्ष्य रखने की योग्यता है तो उसी सिक्के के दूसरा पहलू खुद को व्यवस्थित करने और अपना सबसे मूल्यवान काम करने की योग्यता है। हर दिन, हर मिनट आपके चुनावों और निर्णयों ने मिलकर इस पल तक आपका भरपूर जीवन बनाया है। किसी भी तरह से ज़िंदगी को बदलने या बेहतर बनाने के लिए आपको नए चुनाव करने होंगे और नए निर्णय लेने होंगे जो इस बात के तालमेल में होने चाहिए कि आप सचमुच कौन हैं और आप दरअसल चाहते क्या हैं। आपके लिए समय प्रबंधन का शुरुआती बिंदु यह है कि आप अपने लक्ष्य तय कर ले और फिर उन्हें प्राथमिकता और महत्व के क्रम में जमा ले। आपको हर पल एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि उस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। किसी पल यह कोई व्यावसायिक, वित्तीय या करियर संबंधी लक्ष्य हो सकता है। बाद में यह पारिवारिक या संबंधों का लक्ष्य हो सकता है। किसी अन्य अवसर पर यह सेहत या फिटनेस का लक्ष्य हो सकता है। हर मामले में आपको अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता पर राइफल से निशाना साधना चाहिए। आपको मशीनगत नहीं चलानी चाहिए जो एक ही समय में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग करती है। करने के लिए सही काम। आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक पीटर आउस्पेस्की से एक बार एक विद्यार्थी ने पूछा, मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मेरे करने के लिए सही काम क्या है। आउस्पेस्की का जवाब था, अगर तुम मुझे अपना लक्ष्य बता दो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारे करने के लिए सही काम क्या है। यह एक महत्वपूर्ण नीति कथा है। कौन सा काम सही है या गलत, अधिक महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण, उच्च प्राथमिकता का है या कम प्राथमिकता का, यह आप सिर्फ इसी तरीके से तय कर सकते हैं कि उस खास पल में आपका लक्ष्य क्या है। उस बिंदु के बाद आप अपनी सारी गतिविधियों को ए या बी गतिविधि में विभाजित कर सकते हैं। ए गतिविधि वह क्रिया है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती है। जितनी तेजी से और सीधे हो उतना ही बेहतर है। बी गतिविधि वह होती है जो आपको महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ाती। बुद्धि की भूमिका। जीवन और काम में सफलता के मूल कारण क्या है, यह तय करने के लिए हजारों लोगों के गैल्प इंटरव्यू लिए गए। इसमें बुद्धि के महत्व का बार बार जिक्र हुआ, लेकिन जब शोधकर्ताओं ने बुद्धि की परिभाषा पर जोर डाला तो उन्हें एक दिलचस्प जवाब मिला। बुद्धि को उच्च आईक्यू या स्कूल के अच्छे ग्रेड के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था। इसके बजाय बुद्धि को अमूमन काम करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया था। दूसरे शब्दों में, अगर आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम करते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। अगर आप मूर्खतापूर्ण ढंग से काम करते हैं तो आप मूर्ख हैं, भले ही आपको कैसे भी ग्रेड मिले हो या आपके पास ढेर सारी डिग्रियां हो। और परिभाषा के अनुसार काम करने का बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका क्या है? काम करने का बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका यह है कि आपके काम आपके निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के तालमेल में हो। हर बार जब आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो आपको अपेक्षित लक्ष्य के करीब पहुंचाता है तो आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ काम करने का गैर बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका वे काम है जो आपको अपने लक्ष्य की दिशा में नहीं बढ़ा रहे हो या इससे भी बुरी बात, लक्ष्यों से दूर पहुंचा रहे हो। साफ कहा जाए तो आपने अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में मदद न करने वाला हर काम मूर्खतापूर्ण है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो हर दिन मूर्खतापूर्ण ढंग से काम करते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वे अपने जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। अपने दीर्घकालीन लक्ष्य तय करें।
समय प्रबंध स्पष्टता से शुरू होता है। आप कागज लेकर बैठते हैं और सटीकता से तय करते हैं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप वित्तीय सफलता, पारिवारिक सफलता या व्यक्तिगत सेहत और फिटनेस के अंतिम दीर्घकालीन लक्ष्यों को तय करते हैं। एक बार जब आप निशाना साधने के लिए लक्ष्य स्पष्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आप वर्तमान पर लौट सकते हैं और हर दिन के हर घंटे और मिनट की योजना बना सकते हैं ताकि आप अपने सीमित समय में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। सूची से शुरू करें। समय प्रबंधन का मूलभूत साधन प्राथमिकता के क्रम में बनी सूची है। सूची व्यक्तिगत प्रबंधन के लिए सतत उपयोगी साधन है। वैसे सच्चाई यह है कि आप समय का प्रबंध नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ अपना प्रबंध कर सकते हैं। इसलिए समय प्रबंध में आत्म अनुशासन, आत्म नियंत्रण और आत्म विजय की जरूरत होती है। समय प्रबंधन में इस बात की जरूरत नहीं होती। आप अपने जीवन और काम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्णय लें और सर्वश्रेष्ठ चुनाव करें, फिर अपने निर्णयों पर अमल करें। आपको दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों व प्रोजेक्ट की सूची में अपने आप जीवन की योजना बनानी चाहिए। आपको हर महीने की योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए। इसमें आपको उन चीज़ों की सूची बनानी चाहिए जो आप उस महीने में हासिल करना चाहते हैं। आपको अपने हर निर्धारित मल्टीटास्क काम के हर कदम की सूची बना लेनी चाहिए और फिर उस सूची को प्राथमिकता तथा क्रम के हिसाब से जमा लेना चाहिए। एडवांस प्लानिंग। अपने अगले सप्ताह की योजना आज से ही बनाएं। सबसे बेहतर यह रहेगा कि आप सप्ताह की योजना रविवार को बना लें। हर दिन की योजना भी पहले से बना लें, संभव हो तो एक रात पहले। जब आप अगले दिन करने वाले सभी कामों की सूची बना लेंगे तो आपका अवचेतन मन उस सूची पर रात भर काम करता है। सुबह उठने पर आपके मन में अक्सर ऐसे विचार और बातें आती हैं जिनसे आपको अपनी उस सूची के काम निपटाने में मदद मिलेगी। अपनी योजना को लिखने से आप आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। आप अपने जीवन में लोगों, अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करने लगते हैं जिनकी मदद से आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और अपने कामों को अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण में फ़र्क करें। अपने समय का प्रबंध करने की प्रक्रिया में आपको अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कामों में फ़र्क करना होगा। अत्यावश्यक काम बाहरी दबावों और आवश्यकताओं से तय होते हैं। आपको उन्हें तत्काल करना होता है। ज़्यादातर लोग अधिकांश दिन अत्यावश्यक कामों पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जैसे फ़ोन कॉल, व्यवधान, आपातकालीन स्थितियां और अपने बॉस तथा ग्राहकों की मांगे। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण काम वे हैं जो आपके दीर्घकालीन भविष्य में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, जैसे योजना बनाना, व्यवस्थापन, अपने ग्राहकों का अध्ययन व शोध और शुरू करने से पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करना। फिर ऐसे काम आते हैं जो न तो अत्यावश्यक है और न ही महत्वपूर्ण, जैसे फ़ोन की घंटी बजना या किसी सहकर्मी के साथ गपशप। चूँकि ये चीज़ें कामकाज के दौरान होती है इसलिए उन्हें वास्तविक काम मानने की गलती करना आसान है। बहरहाल फ़र्क यह है कि इनका कोई सार्थक परिणाम नहीं मिलता, चाहे आप कितना ही अत्यावश्यक लेकिन महत्वहीन गतिविधियों में संलग्न हो। आप अपने काम या कंपनी में कोई योगदान नहीं देते हैं। चौथी श्रेणी में वे काम शामिल हैं जो न तो अत्यावश्यक है न महत्वपूर्ण है, जैसे ऑफिस में अखबार पढ़ना या लंच में ज़्यादा समय लगाना। ये गतिविधियाँ आपके करियर को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं क्योंकि वे उस समय को खा जाती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप वे परिणाम पा सकते हैं जिनके लिए आपको भुगतान दिया जाता है और जिन पर आपका भविष्य निर्भर करता है। परिणामों पर विचार करें। किसी खास काम या गतिविधि का मूल्य तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण शब्द है परिणाम। मूल्यवान और महत्वपूर्ण काम वह है जिसके पूरा होने या न होने के गंभीर परिणाम होते हैं। किसी काम या गतिविधि के संभावित परिणाम जितने बड़े होते हैं वह उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी काम के परिणाम बहुत कम होंगे तो वह खास महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए समय प्रबंधन में आपको ऐसे काम में ज़्यादा समय लगाना चाहिए जो आपके जीवन और काम पर सबसे ज़्यादा असर डाल सकता है। 80/20 का नियम लागू करें। जब आप आने वाले दिन के काम की सूची तैयार कर लें तो आप अपनी सूची की समीक्षा करें और शुरू करने से पहले 80/20 का नियम लागू करें। 80/20 का नियम कहता है कि आपकी 20% गतिविधियाँ 80% गतिविधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपके पास 10 कामों की सूची है तो उनमें से 2 काम बाकी 8 कामों से ज़्यादा मूल्यवान होंगे, भले ही आप उन सभी को मिला लें। 10 में से 2 कामों के संभावित परिणाम बाकी 80% कामों से ज़्यादा होंगे। इस मामले में कई बार तो 90/10 का नियम भी लागू होता है। अक्सर 10 कामों की दैनिक सूची का एक काम बाकी सभी कामों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। दुर्भाग्य से अक्सर इसी काम को करने में आप सबसे ज़्यादा टाल मटोल करते हैं। रचनात्मक टाल मटोल का अभ्यास करें।
जब आप अपने शीर्ष 20% कामों को पहचान लें तो आप बाकी के रचनात्मक टाल-मटोल का अभ्यास कर सकते हैं। चूँकि आप हर काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको किसी न किसी काम को तो टालना ही होगा। इकलौता सवाल यह है कि आप किस काम को टालेंगे। जवाब आसान है, उन 80% कामों को टालें जो आपके मनचाहे लक्ष्य और परिणामों में बहुत कम योगदान देते हैं। अपना समय और ध्यान उन 1-2 कामों को पूरा करने पर केंद्रित करें जो सबसे ज़्यादा फ़र्क डाल सकते हैं। ABCDE विधि का अभ्यास करें। प्राथमिकता तय करने की एक और विधि है ABCDE विधि। इस विधि के लिए आवश्यक है कि आप शुरू करने से पहले अपने कामों की सूची की समीक्षा करें और हर एक के सामने ABCDE या E लिख दें। यह अभ्यास शुरू करने से पहले अपने कामों के बारे में सोचने भर से ही आपकी कार्यकुशलता और प्रभाविकता नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। एक काम वह है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पूरा होने या न होने के गंभीर परिणाम होते हैं। इसे करने या न करने से आपके परिणामों और सफलता पर काफ़ी असर पड़ता है। आपको हमेशा सबसे पहले अपने एक काम को करना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ए काम है तो उन्हें प्राथमिकता के क्रम में 1A, 1-2, 1-3 आदि में जमा लें। यह करने के बाद अपने एक काम को शुरू करें और पूरा करने में अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित कर लें। बी काम वह काम है जिसे आपको करना चाहिए। इसके होने या न होने के छोटे-छोटे परिणाम होते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्त को फ़ोन करना, सहकर्मियों के साथ लंच करना या ईमेल करने का काम इस श्रेणी में आता है। इसे करने के या न करने से थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन आपके जीवन पर इसका परिणाम गौण ही होंगे। सी काम वह है जिसे करना तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके कोई परिणाम नहीं होते। 1 और कप कॉफ़ी पीना, सहकर्मी के साथ गपशप करना, अखबार पढ़ना और दिन में शॉपिंग करने जाना सी कामों की श्रेणी में आते हैं। आप उन्हें करते हैं या नहीं करते, इसका आपके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। नियम यह है कि जब तक ए श्रेणी का काम अधूरा होता है तब तक बी श्रेणी का काम कभी न करें। जब तक बी श्रेणी का काम अधूरा होता है तब तक सी श्रेणी का काम कभी न करें। दिन भर ए श्रेणी के कामों पर ध्यान केंद्रित रखें। डी श्रेणी का काम वह काम होता है जिसे आप किसी दूसरे को सौंप सकते हैं। नियम यह है कि जो भी चीज़ें दूसरों को सौंपी जा सकती हैं उन्हें सौंप दें, ताकि आपके पास ए श्रेणी के कामों के लिए ज़्यादा समय रहे। वे काम हैं जो जीवन और कामकाज में आपकी सफलता और खुशी को सबसे ज़्यादा तय करते हैं। ई श्रेणी का काम वह है जिसे आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। ये पुरानी गतिविधियां हो सकती हैं जो आज आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए जरा भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप दिन या सप्ताह में जो भी करते हैं उसका ज़्यादा हिस्सा ख़त्म किया जा सकता है और इसका जरा भी असर नहीं पड़ेगा। बहिष्कृत विकल्प का नियम। आप चुनने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। हर घंटे, हर मिनट आप यह चुनाव करते हैं कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं। इसी से आपकी पूरी ज़िंदगी बनती है। बहिष्कृत विकल्प का नियम कहता है कि एक चीज़ करना यानी कोई दूसरी चीज़ न करना। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो आप चेतन या अवचेतन रूप से कोई दूसरा काम न करने का फैसला कर रहे हैं जिसे आप उस पल कर सकते हैं। आप कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम दूसरे क्रम पर करें और कौन सा बिल्कुल न करें, इस संदर्भ में समझदारी से चुनाव करने की योग्यता ही आपके पूरे जीवन को तय करती है। सबसे मूल्यवान काम चुनें। सफल उच्च आमदनी वाले लोग आमतौर पर असफल कम तनख्वाह वाले लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान या कुशल नहीं होते। उनके बीच मुख्य अंतर यह होता है कि सफल लोग हमेशा ज़्यादा मूल्यवान काम करते हैं। असफल लोग हमेशा कम मूल्यवान कामों अपना समय बर्बाद करते हैं। आप हमेशा चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आप हमेशा यह चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि आप कौन सा काम ज़्यादा करें और कौन सा काम कम करें। आपके चुनाव ही अंततः आपके साथ होने वाली हर चीज़ को तय करते हैं। एक ही बार में काम निपटाने का अभ्यास करें। एक बार में काम निपटाना समय और व्यक्तिगत प्रबंधन की बड़ी सशक्त तकनीकी है। इसका मतलब यह है कि आप एक काम चुनने के बाद आप उस काम को शुरू कर दें और पूरी एकाग्रता और एकल मानसिकता से उस पर तब तक काम करते रहें जब तक कि वह 100% पूरा न हो जाए। बिना किसी भटकाव या व्यवधान के खुद को एकाग्र बनाने के लिए अनुशासित करें। अगर आपका ध्यान भटक रहा है या आप ब्रेक लेने के लिए ललचा रहे हैं या टाल मटोल करने की इच्छा जाग रही है तो बार बार यह दोहराव खुद को प्रेरित करें। दोबारा काम पर लौटे, दोबारा काम पर लौटो, दोबारा काम पर लौटो, फिर उस काम को पूर्णता तक पहुंचाने की कोशिशों को बढ़ा दे। थॉमस एडिसन ने एक बार लिखा था, मेरी सफलता में इस गुण ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है कि मुझ में लगातार बिना रुके एक ही चीज़ पर काम करने की योग्यता थी। आपको भी इसी सिद्धांत पर अमल करना चाहिए। कालपिंड उत्पन्न करें। अपने दिन की योजना पहले से बना लें और कार्य समय के 30, 8 और 90 मिनट के कालपिंड तय कर लें। ये
से कालपिंड हैं जिनमें आप बिना किसी व्यवधान या रुकावट के अपने सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। ये पिंड किसी भी बड़े महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए अनिवार्य हैं। कार्य समय के लंबे कालपिंड बनाने का एक तरीका सुबह जल्दी उठकर किसी बड़े काम, प्रोजेक्ट या प्रस्ताव पर लगातार बिना रुके काम करना है। कई बार आप रात को या वीकेंड पर भी कालपिंड बना सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सभी महत्वपूर्ण कामों में जिनके गंभीर संभावित परिणाम होते हैं, एकाग्रता, ध्यान केंद्रित समय और ऊर्जा के बड़े टुकड़ों की जरूरत होती है। अर्ल नाइटिंगेल ने एक बार कहा था, मनुष्य की हर महान उपलब्धि से पहले अक्सर कई साल के एकाग्र प्रयास की एक लंबी अवधि रही है। खुद को पटड़ी पर रखें। हर दिन काम शुरू करने से पहले और दिन भर आपको ये 5 सवाल पूछने और बार बार इनका जवाब देने की ज़रूरत होती है। इनमें से पहला सवाल है, मुझे नौकरी पर क्यों रखा गया है? आपको कौन सी चीज़ हासिल करने के लिए नौकरी पर रखा गया है? अगर आपके बॉस आपसे यह पूछे कि हम आपको तनख्वाह क्यों नहीं देते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सच्चाई यह है कि आपको कुछ खास परिणाम हासिल करने की नौकरी पर रखा गया है, जिनका आपके संगठन के लिए आर्थिक मूल्य होता है और आपके 20% कामों में आपका 80% मूल्य तय होता है। आमतौर पर आपको पता होना चाहिए कि आपको नौकरी पर क्यों रखा गया है, या फिर आपको दिन भर अपना समय और ध्यान उन्हीं कामों पर केंद्रित करना चाहिए जिनका आपके बिजनेस या संगठन पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़े। ज़्यादा मूल्यवान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। आपको खुद से दिन भर दूसरा सवाल यह पूछना चाहिए कि मेरी सबसे ज़्यादा मूल्यवान गतिविधि कौन सी है। ये वे गतिविधियां हैं जिनमें आपकी कंपनी या करियर से संबंधित गुणों, योग्यताओं, अनुभव और कुशलताओं का सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल होता है। वे कौन सी हैं? अगर जवाबों के बारे में आपको जरा भी शंका हो तो आप अपने बॉस से पूछें कि उनके हिसाब से आपकी सबसे ज़्यादा मूल्यवान गतिविधियाँ क्या हैं। जवाब जो भी हो, दिन भर वही काम करने के लिए समर्पित हो जाए। अपने प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर काम करें। आपको खुद से दिन भर 3 सवाल पूछते रहना चाहिए। मेरे प्रमुख परिणाम क्षेत्र क्या है? जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है, आपके प्रमुख परिणाम क्षेत्र वे हैं जिन्हें आपको उत्कृष्ट अंदाज में हर हालत में पूरा करना होता है। तभी आप अपने सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हासिल कर सकते हैं। उन्हीं से काम में आपकी सफलता या असफलता काफ़ी हद तक तय होती है। आपको इनमें से हर काम को स्पष्टता से पहचान लेना चाहिए और फिर प्रत्येक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा आपको हर दिन हर प्रमुख परिणाम क्षेत्र में बेहतर बनने पर भी ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। याद रखिए, आपकी सबसे प्रमुख योग्यता से ही वह ऊंचाई तय होती है जिस पर आप अपनी बाकी योग्यताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में सिर्फ एक कमजोरी के कारण पीछे न रहें, खासतौर पर तब जब आप उस चीज़ को सीख सकते हैं जिसकी ज़रूरत आपको उस खास क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए होगी। फ़र्क डालें। आपको खुद से दिन भर चौथा सवाल यह पूछना चाहिए कि वह कौन सी चीज़ है जिसे मैं और सिर्फ मैं कर सकता हूँ, जिसे अच्छी तरह से करने से मेरी कंपनी का सच्चा फ़र्क पड़ेगा। यह खुद को एकाग्र बनाए रखने और पटड़ी पर कायम रखने के लिए बड़ा सवाल है। वह कौन सी चीज़ है जिसे आप और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, जिससे आपके करियर पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक बार फिर अगर आपको जवाब के बारे में शंका हो तो अपने बॉस से पूछ ले। कई बार तो आपके यह सवाल पूछने से पहले उन्होंने भी इस बारे में पूरी तरह नहीं सोचा होगा। कई बार तो उन्होंने इसके बारे में जरा भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जब आप दोनों उन 1-2 कामों पर सहमत हो जाते हैं तो बाकी सभी चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेंगे। तो आपको अपनी सारी ऊर्जा उन खास कामों को फटाफट और अच्छी तरह से करने में लगा देनी चाहिए। इससे आपको अपने करियर में जितनी ज़्यादा मदद मिलेगी उतनी किसी दूसरे निर्णय में नहीं मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल। समय प्रबंधन का 5वां और शायद सबसे अच्छा सवाल यह है कि मेरे समय का इस वक्त सबसे ज़्यादा मूल्यवान उपयोगी क्या है। लक्ष्य निर्धारण, व्यक्तिगत नियोजन और समय प्रबंधन की सभी तकनीकों और विधियों का लक्ष्य इस सवाल का सटीक जवाब देने में आपकी मदद करना है। हर दिन, हर मिनट। जब आप बार बार यह सवाल पूछने और इसका जवाब देने के लिए खुद को अनुशासित कर लेते हैं तो आपको यकीन होता है कि आप जो भी कर रहे हैं वही इस सवाल का जवाब है। तो आप अपने आसपास के लोगों से 2 गुना ज़्यादा हासिल करने लगेंगे। आप ज़्यादा उपयोगी बन जाएंगे, आप ज़्यादा मूल्यवान काम करने लगेंगे और अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा परिणाम पाने लगेंगे। अपने समय के सबसे मूल्यवान उपयोग के आधार पर काम करने के लिए खुद को अनुशासित करें, चाहे यह उस पल जो भी हो। आपकी सफलता तय है।
प्रबलता से परिणाम केंद्रित बने। अंतिम विश्लेषण में उच्च उत्पादकता और प्रदर्शन की कुंजी यह है कि उन गिने चुने कामों में बेहतर बनने के लिए खुद को समर्पित करें जो आपके अधिकांश परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही वे काम दूसरों को सौंपने, आउटसोर्स करना और ख़त्म करना सीखें जो आपके परिणामों और पुरस्कारों में बहुत कम योगदान देते हैं। जैसा कि गेटे ने कहा था, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को सबसे महत्वहीन चीज़ों की दया पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शायद समय प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे अच्छा एकमात्र शब्द है नहीं। जब भी समय की कोई ऐसी मांग दिखे तो उस पल आपको समय का सबसे ज़्यादा मूल्यवान इस्तेमाल न हो तो बस यही नहीं कह दे। समय प्रबंधन की आदतें डालें। अच्छी बात यह है कि समय प्रबंधन एक ऐसी योग्यता और अनुशासन है जिसे आप अभ्यास के साथ सीख सकते हैं। सफलता का एक नियम यह है कि अच्छी आदतें डालें और उसमें माहिर बन जाए। दैनिक अभ्यास के साथ आप समय प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट बन सकते हैं। दिन शुरू करने से पहले अपने कामों की सूची बना लें। इस सूची को प्राथमिकता के क्रम में बनाएं। अत्यावश्यकता को महत्वपूर्ण से अलग कर लें और 80/20 के नियम या ABCDE विधि का इस्तेमाल करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को चुन लें, फिर फौरन उसे करने में लगे। खुद को पूरी एकाग्रता से उस एक काम या गतिविधि पर अनुशासित करें जब तक कि वह 100% पूरा न हो जाए। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं तो आपको हर बार खुशी, उत्साह और उच्च आत्मसम्मान का ज्वार महसूस होगा। आप ज़्यादा ऊर्जावान और शक्तिशाली महसूस करेंगे। आप ज़्यादा खुश और अपने जीवन के ज़्यादा नियंत्रण में महसूस करेंगे। आप अपने कामकाज में शिखर पर होंगे। आप अपने अगले बड़े काम को शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए भी ज़्यादा प्रेरित होंगे। जब भी आप धीमे हो रही हो या आपकी टाल मटोल या विलंब करने की इच्छा हो रही हो तो खुद से कहें, इसे अभी करो, इसे अभी करो, इसे अभी करो। तात्कालिकता का एहसास लाएं। कर्म की प्रवृत्ति जगाएं। शुरू करें, जुटे रहें और तेजी से काम करें। खुद को अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने के लिए अनुशासित करें। फौरन उसमें जुट जाए और इसे तब तक करते रहें जब तक कि यह पूरा न हो जाए। समय प्रबंधन की आदतें आपके जीवन के हर हिस्से में शिखर प्रदर्शन की कुंजियां हैं। अपने समय का सही प्रबंध करें। नंबर 1, आप आगे आने वाले महीनों या वर्षों में क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं उसकी सूची बना लें। अपनी सूची का विश्लेषण करें और उन कामों को चुन लें जिनका आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा संभावित परिणाम हो सकता है। नंबर 2, रात को अपने अगले दिन के हर काम की सूची बना लें। सोते वक्त अपने अवचेतन मन को अपनी सूची पर काम करने दें। नंबर 3, 80/20 के नियम और ABCDE विधि का इस्तेमाल करके अपनी सूची को प्राथमिकता के क्रम में जमा लें। शुरू करने से पहले अत्यावश्यकता को कम आवश्यक से और महत्वपूर्ण को महत्वहीन से अलग कर लें। नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण काम चुनें जिससे पूरा होने या न होने का सबसे ज़्यादा संभावित परिणाम हो। उस पर गोला लगाकर उसे अपना A1 काम बना लें। नंबर 5, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को तत्काल शुरू कर दे और फिर उस एक काम पर पूरी एकाग्रता से तब तक अनुशासित हो जाए जब तक कि वह 100% पूरा न हो जाए। चैप्टर नंबर 15, हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। यह एक मनोवैज्ञानिक नियम है कि हम जो चीज़ पाने की इच्छा करते हैं उसकी छाप हमें अपने व्यक्तिपरक या अवचेतन मन पर छोड़नी चाहिए। ओरिसन स्वेट मॉडर्न। कई बार मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूँ, यहाँ बैठे कितने लोग अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं। इनमें कोई हैरानी नहीं है कि हर व्यक्ति अपना हाथ उठा देगा। फिर मैं कहता हूँ, देखिए आपके लिए अच्छी खबर है, यहाँ बैठे हर व्यक्ति की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, पक्की गारंटी है, बशर्ते आप पर्याप्त लंबा कीजिए। अगर आपकी आमदनी हर साल 3 से 4% बढ़ती है तो जीवन की लागत में होने वाली औसत सालाना वृद्धि है, तो आपकी आमदनी लगभग 20 साल में दोगुनी हो जाएगी। लेकिन यह काफ़ी लंबा इंतजार है। असल सवाल आमदनी दोगुनी करना नहीं है, असल सवाल तो यह है कि आप इसे कितना जल्दी दोगुना करते हैं। लक्ष्य हासिल करने की गति को दोगुना करना। ऐसी कई तकनीकें हैं जो व्यक्तिगत और वित्तीय लक्ष्यों को ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। इस अध्याय में मैं आपको एक खास विधि बताना चाहती हूँ जिसने किसी भी अन्य विधि के मुकाबले ज़्यादा लोगों को शून्य से शिखर पर पहुँचाया है। यह सरल, तेज़, असरदार है और इसके कारगर होने की गारंटी है, बशर्ते आप इस पर अमल करें। इससे पहले मैंने कहा था, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर समय सोचते हैं। यह महान सत्य ही सारे धर्म, दर्शन, मनोवैज्ञानिक और सफलता की बुनियाद है। जैसा कि मेरे एक टीचर जॉन बॉयल ने एक बार कहा था, जो भी आप अपने दिमाग में लगातार कायम रखते हैं वह आपको मिल सकता है, यही कुंजी है। सकारात्मक सोचना बनाम सकारात्मक जानना।
आज बहुत से लोग सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बातें करते हैं। सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अगर दिशा न दी जाए और नियंत्रण न किया जाए तो सकारात्मक सोच जल्द ही विकृत होकर सिर्फ सकारात्मक इच्छा और सकारात्मक आशा बनकर रह जाती है। हो सकता है कि सकारात्मक सोच प्रेरणा और उच्च उपलब्धि की शक्ति न बन पाए और अच्छी बुरी परिस्थितियों में जीवन के बारे में सिर्फ एक खुशनुमा नजरिया बनकर रह जाए। लक्ष्य हासिल करने में एकाग्र और प्रभावी बनने के लिए सकारात्मक सोच को सकारात्मक जानने में बदलना होगा। आपको अपने अस्तित्व की गहराई में इस बात पर पूरा यकीन करना होगा कि आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करने में जरूर सफल होंगे। आपको बिना किसी शंका के आगे बढ़ना होगा। आपको संकल्पित और दृढ़ बनना होगा। आपको अपनी अंतिम सफलता के बारे में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करें। सफलता के अडिग विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करने के लिए आप जो भी करते हैं उससे लक्ष्यों को ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने में मदद मिलती है। मैं यहाँ आपको जो विधि बताने जा रही हूँ उससे दरअसल आपकी योग्यताएं और गुण कई गुना बढ़ सकते हैं। इससे आप अपनी वर्तमान स्थिति से अपनी मनचाही मंजिल पर ज़्यादा तेज गति से पहुँच सकते हैं। एक महत्वपूर्ण मानसिक नियम है, जो भी छाप छूटती है वह व्यक्त जरूर होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी गहरी छाप छोड़ते हैं वह अंततः आपके बाहरी जगत में अभिव्यक्त होती है। मानसिक प्रोग्रामिंग में आपका मकसद आपके अवचेतन मन पर अपने लक्ष्यों की गहरी छाप छोड़ना है, ताकि वे लॉक इन हो जाए और खुद अपनी शक्ति खींचे। इस विधि से आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी। सुनियोजित बनाम अनियोजित लक्ष्य निर्धारण। मैं कई सालों तक अपने लक्ष्यों पर काम करता था। उन्हें साल में 1-2 बार लिख लेता था और मौका मिलने पर उसकी समीक्षा भी कर लेता था। इससे मेरे जीवन में अविश्वसनीय फर्क पड़ा। अक्सर मैं जनवरी में पूरे साल के लक्ष्यों की सूची बनाता था। उस साल दिसंबर में अपनी सूची की समीक्षा करते समय मैं यह पाता था कि मेरे अधिकांश लक्ष्य हासिल हो चुके हैं, जिनमें सबसे बड़े और अविश्वसनीय लगने वाले लक्ष्य भी शामिल हैं। फिर मैंने वह तकनीक सीखी जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। मुझे पता चला कि अगर साल में 1 बार लक्ष्य लिखने में इतनी शक्ति है तो लक्ष्यों को ज़्यादा बार लिखना है तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। कुछ लेखक सुझाव देते हैं कि आप हर महीने 1 बार अपने लक्ष्य लिखें और उनकी समीक्षा करें। कई अन्य लेखक 1 सप्ताह में 1 बार ऐसा करने की सलाह देते हैं। मैंने यह सीखा कि लक्ष्यों को हर दिन लिखने और बार बार लिखने से सबसे ज़्यादा शक्ति मिलती है। अपने लक्ष्य हर दिन लिखें। इसकी तकनीक यह है, एक स्पाइरल नोटबुक ले जिसे आप हमेशा अपने साथ रखते हो। हर दिन अपनी नोटबुक खोलें और उसमें अपने 10-15 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की सूची लिख लें। ऐसा करते समय लक्ष्यों की पुरानी सूची न देखें। यह काम हर दिन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो कई उल्लेखनीय चीज़ें होंगी। पहले दिन अपने लक्ष्यों की सूची लिखते समय आपको थोड़ा सोच विचार करना होगा। ज़्यादातर लोगों ने ज़िंदगी में कभी अपने 10 शीर्षस्थ लक्ष्यों की सूची बनाई ही नहीं है। दूसरे दिन जब आप पहली सूची को देखे बिना नई सूची बनाएंगे तो यह ज़्यादा आसान होगा। बहरहाल आप जो 10-15 लक्ष्य लिखेंगे उनका वर्णन और प्राथमिकता का क्रम बदल जाएगा। कई बार तो पिछले दिनों लिखा कोई लक्ष्य अगले दिन नज़र ही नहीं आएगा। आप उसे भूल जाएंगे और फिर हो सकता है कि वह बाद में ज़्यादा उचित समय पर दोबारा प्रकट हो जाए। हर दिन जब आप 10 से 15 लक्ष्यों की सूची लिखेंगे तो आपकी परिभाषाएं ज़्यादा स्पष्ट और पैनी बन जाएंगी। आप अंततः हर दिन खुद को वही शब्द लिखते पाएंगे। आपके आसपास के जीवन के परिवर्तनों के साथ साथ आपका प्राथमिकता का क्रम भी बदलेगा, लेकिन लगभग 30 दिन बाद आप खुद को हर दिन वही लक्ष्य लिखते और दोबारा लिखते पाएंगे। आपकी ज़िंदगी उड़ान भरती है। इसी समय आपके जीवन में एक उल्लेखनीय चीज़ होगी, यह उड़ान भरने लगेगा। आप रनवे पर से भागते जेट में बैठे यात्री जैसा महसूस करेंगे। आपका कार्य जीवन और व्यक्तिगत जीवन नाटकीय रूप से बेहतर बनने लगेगा। आपका मस्तिष्क विचारों और ज्ञान से चमकने लगेगा। आप ऐसे लोगों और संसाधनों को अपने जीवन में आकर्षित करने लगेंगे जो आपके लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। आप तेज़ गति से तरक्की करने लगेंगे, कई बार तो इतनी तेज़ गति से कि आपको डर लगने लगेगा। हर चीज़ बहुत ही सकारात्मक तरीके से बदलने लगेगी। मैं इतने वर्षों से 23 देशों में भाषण दे चुका हूं और 20 लाख से ज़्यादा लोगों को संबोधित कर चुका हूं। मैंने लाखों प्रतिभागियों को 10 लक्ष्यों का यह अभ्यास बताया है। मैं उन्हें जो अभ्यास देता हूं वह आपके दिए गए अभ्यास से ज़्यादा सरल होता है। यह अभ्यास इस तरह है।
मैं अपने श्रोताओं से 10 लक्ष्यों की एक सूची बनाने को कहता हूँ जो वे आने वाले साल में हासिल करना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि वे उस सूची को साल भर बाद खोलें। जब वे एक साल बाद सूची खोलते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे जादू की छड़ी घूम गई है। लगभग हर मामले में उनके 10 में से 8 लक्ष्य हासिल हो चुके होंगे, कई बार तो बहुत उल्लेखनीय तरीके से। मैंने यह अभ्यास दुनिया भर में हर भाषा और संस्कृति के लोगों को दिया है। लगभग हर मामले में जब मैं उनके शहर और देशों में दोबारा लौटता हूँ तो मुझसे बात करने के लिए लोग लाइन बनाकर आते हैं, जैसे शादी के रिसेप्शन में होता है। फिर वे मुझे कहानी बताते हैं कि 1 साल या ज़्यादा समय पहले 10 लक्ष्य लिखने से उनकी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। इस विधि पर काम करना। इस अध्याय में हम जिस अभ्यास पर चर्चा कर रहे हैं उसमें आप इन लोगों को मिले परिणामों से ज़्यादा बड़े और ज़्यादा तीव्र परिणाम पाना सीखेंगे। कारण स्पष्ट है, इन लोगों ने अपने लक्ष्य सिर्फ एक बार लिखे हैं। आपके परिणाम 2 गुने या 3 गुने हो जाएंगे और 5 या 10 गुना भी बढ़ जाएंगे। जब आप लक्ष्य निर्धारण की उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिस पर हमने पहले बातचीत की है, यानी जब आप अपने लक्ष्य हर दिन लिखते हैं, आपको इस अभ्यास से अधिकतम लाभ पाने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले तो आपको 3P के फॉर्मूले का पालन करना होगा। आपके लक्ष्य सकारात्मक होने चाहिए, वर्तमान में होने चाहिए और व्यक्तिगत भी होने चाहिए। अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर दें। आपका अवचेतन मन सिर्फ वर्तमान काल में कहे गए सकारात्मक कथनों से सक्रिय होता है, इसलिए आप अपने लक्ष्य इस तरह लिखते हैं जैसे आप उन्हें पहले ही हासिल कर चुके हो। मैं अगले 12 महीनों में $50,000 कमाऊंगा। यह लिखने के बजाय आप लिखते हैं मैं हर साल $50,000 कमाता हूँ। आपके लक्ष्य सकारात्मक तरीके से व्यक्त भी होने चाहिए। मैं धूम्रपान करना छोड़ दूंगा या मैं कुछ पौंड वजन घटा लूँगा। ऐसे कहने के बजाय यह कहें कि मैं नॉन स्मोकर हूँ या मेरा वजन इतने पौंड है। आपका आदेश सकारात्मक होना चाहिए क्योंकि आपका अवचेतन मन नकारात्मक आदेश को प्रोसेस नहीं कर सकता। यह सिर्फ सकारात्मक वर्तमान काल के कथन को ही ग्रहण करता है। तीसरे P का मतलब है व्यक्तिगत। जिंदगी के हर लक्ष्य की शुरुआत में शब्द से करें और उसके बाद किसी क्रिया को लगाएं। आप ही ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपने संदर्भ में मैं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके अवचेतन मन को मैं शब्द से शुरू होने वाला आदेश मिलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी फैक्ट्री को हेड ऑफिस से उत्पादन करने का आदेश मिला हो। यह उस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए तत्काल काम में जुट जाता है। मिसाल के तौर पर आप यह नहीं कहते हैं मेरा लक्ष्य हर साल $50,000 कमाना है। इसके बजाय आप कहते हैं मैं हर साल $50,000 कमाता हूँ। अपने हर लक्ष्य को इस तरह लिखें, मैं कमाता हूँ, मेरा वजन इतना है, मैं इतने जीतता हूँ, मैं इतनी कार चलाता हूँ, मैं इतने मकानों में रहता हूँ, मैं इतने पहाड़ों पर चढ़ता हूँ। आगे भी इसी तरह अपने लक्ष्यों के लिए डेडलाइन तय कर ले। अपने दैनिक लिखित लक्ष्यों की शक्ति बढ़ाने के लिए हर लक्ष्य की एक डेडलाइन तय करके लिख लें। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि मैं दिसंबर तक हर महीने औसतन $5,000 कमाता हूं। जैसा कि हमने पहले वाले अध्याय में बात की थी, आपका मस्तिष्क डेडलाइन से प्रेम करता है और व्यवस्था तंत्र में तरक्की करता है। भले ही आप यह न जानते हो कि वह लक्ष्य कैसे हासिल होगा, लेकिन हमेशा खुद को एक पक्की डेडलाइन दें। याद रखें, नई जानकारी मिलने पर आप कभी भी डेडलाइन बदल सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप हर लक्ष्य के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह की तरह ही डेडलाइन भी लिखें। आप इसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं। हर दिन अपने 10 लक्ष्यों को लिखने का यह अभ्यास एक इम्तिहान है। इम्तिहान यह तय करना है कि आप इन लक्ष्यों को कितनी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। अक्सर आप एक बार लक्ष्य लिख लेंगे लेकिन उसे दोबारा लिखना भूल जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप या तो सचमुच उन लक्ष्यों को किसी दूसरी चीज़ जितना हासिल नहीं करना चाहते, या फिर आपको सचमुच यकीन नहीं है कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बहरहाल, आप हर दिन अपने लक्ष्य को लिखने और दोबारा लिखने में जितना ज़्यादा अनुशासित होंगे, आप इस बारे में उतने ही ज़्यादा स्पष्ट बन जाएंगे कि आप सचमुच क्या चाहते हैं, और आपको उतना ही ज़्यादा विश्वास हो जाएगा कि उसे पाना संभव है। प्रक्रिया पर भरोसा करें। जब आप अपने लक्ष्य लिखना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको जरा भी अंदाज़ा ना हो कि वे कैसे हासिल होंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो बस यह है कि आप उन्हें हर दिन लिखें और दोबारा लिखें, और इस बात पर पूरा विश्वास रखें कि जब भी आप उन्हें लिखते हैं तो आप हर बार अपने अवचेतन मन पर उनकी गहरी छाप छोड़ रहे हैं। एक निश्चित बिंदु पर आपको उन पर पूरा विश्वास हो जाएगा और आप भरोसा करने लगेंगे कि आपका लक्ष्य हासिल हो सकता है।
जब आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्यों को चेतन मन के आदेश के रूप में स्वीकार कर लेता है तो यह आपको सभी शब्दों और कार्यों को उन लक्ष्यों के तालमेल में बैठाने लगेगा। आपका अवचेतन मन ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित करने लगेगा जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। आपका मानसिक कंप्यूटर दिन में 24 घंटे काम करता है। आपका अवचेतन मन उस विशाल कंप्यूटर की तरह काम करता है जो कभी बंद नहीं होता। यह हमेशा आपके लक्ष्य को हकीकत में बदलने में मदद करता रहता है। लगभग आपके कुछ किए बिना ही आपके लक्ष्य आपके जीवन में साकार होने लगेंगे, कई बार तो बहुत उल्लेखनीय और अप्रत्याशित तरीकों से। कुछ साल पहले मैं लॉस एंजलिस में एक बिजनेसमैन से मिला जिसके मन में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार था। वह हवाई में एक एम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहता था जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों के रेस्तरां, डिस्प्लेज और प्रदर्शनियां हो। वह इसे बनाने के लिए मिलियनों डॉलर की निवेश पूंजी इकट्ठी करना चाहता था। उसे पूरा विश्वास था कि यह बहुत बड़ा आकर्षण होगा और उसे सभी देशों का समर्थन मिल सकता है, बशर्ते वह प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शुरुआती धन जुटा ली। मैंने उसे विनम्रता से बताया कि मेरे विचार से उसका यह ख्याल विशुद्ध फंतासी है। उसके जैसे सीमित संसाधन वाले व्यक्ति के लिए इतने वृहद काम की जटिलता और खर्च इतने विशाल थे कि यह समय की बर्बादी होगी। मैंने उसे धन्यवाद दिया कि उसने मुझे इस पूरी योजना को एक साथ लाने से संबंधित काम का प्रस्ताव दिया। फिर मैं वहाँ से चला गया। यह 1960 के दशक की बात थी। अगली बार मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में यह सुना कि वॉल्ट डिज्नी कॉरपोरेशन ने इस विचार को पूरी तरह अपना लिया था। इसे एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप कम्युनिटी ऑफ टुमारो नाम दिया गया था और ओरलैंडो फ्लोरिडा में डिज्नी वर्ल्ड के पास इसका निर्माण शुरू कर दिया गया। अम्यूजमेंट पार्क और विकास के बदौलत हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर की कमाई हो रही है और यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को सक्रिय कर दे। यहाँ पर एक मुद्दे की बात है। उस वक्त एक युवक के रूप में मैं यह नहीं जानता था कि जब आप कोई लक्ष्य लिख लेते हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा या असंभव लग रहा हो, तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों की एक श्रृंखला को सक्रिय कर देते हैं जो अक्सर असंभव को संभव बना देती है। मैं इसे अति चेतन मस्तिष्क वाले अध्याय में ज़्यादा विस्तार से समझाऊंगा। जब भी आप किसी तरह का कोई नया लक्ष्य लिखते हैं तो हो सकता है कि आपको इसे हासिल करने की संभावना के बारे में शंका हो सकता है कि आपके अवचेतन मन में विचार तो हो लेकिन पूरा विश्वास न हो कि यह आपके लिए संभव है। यह सामान्य और स्वाभाविक है, इसलिए इस कारण के चलते इस विधि का प्रतिदिन इस्तेमाल न रोकें, बस इसे कर दें। इस विधि को कारगर बनाने के लिए बस इतना ही जरूरी है कि आप एक स्पाइरल नोटबुक लें और फिर हर दिन अपने 10 लक्ष्य सकारात्मक वर्तमान व्यक्तिगत काल में लिखें। आपको बस इतना ही करना है। एक सप्ताह, एक महीने या एक साल बाद जब आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत उल्लेखनीय तरीक़ों से बदल गई है। अगर इस विधि के बारे में आपको कोई संदेह है तब भी इसे आजमा कर देखने में क्या दिक्कत है। इसके लिए हर दिन लगभग 5 मिनट ही तो देने हैं। अच्छी खबर यह है कि 20 साल से भी ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन मुझे आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने मुझे बताया हो कि यह तरीका कारगर नहीं है। होता इसका विपरीत है। मुझे लगभग हर दिन देश और दुनिया भर से पत्र, फ़ोन, ईमेल और मुलाकातों में बताया जाता है कि इस विधि से अविश्वसनीय परिवर्तन हुए हैं और लोगों के जीवन का अप्रत्याशित कायाकल्प हो गया है। अपने परिणाम को कई गुना कर दे। आप कुछ अतिरिक्त तकनीकों से इस विधि के प्रभाव को कई गुना कर सकते हैं। पहली विधि यह है कि अपने लक्ष्यों को सकारात्मक व्यक्तिगत वर्तमान काल में लिखने के बाद कम से कम 3 काम लिख लें जिन्हें आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्काल कर सकते हैं। ये काम भी वर्तमान सकारात्मक व्यक्तिगत काल में होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका लक्ष्य है निश्चित धनराशि कमाना। आप लिख सकते हैं, मैं अगले 12 महीनों में $50,000 कमाना चाहता हूँ। फिर आप इसके ठीक नीचे लिख सकते हैं, मैं हर दिन अपनी योजना पहले से बनाता हूँ। मैं तत्काल अपने सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू करता हूँ। मैं पूरी एकाग्रता से अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर तब तक ध्यान केंद्रित करता हूं जब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, आप आसानी से 3 कार्य कदमों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें आप उस लक्ष्य को पाने के लिए तत्काल उठा सकते हैं। जब आप कार्य कदमों को लिख लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में उन लक्ष्यों के साथ उनकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं।
एक निश्चित बिंदु पर आप पाएंगे कि आप लिखे हुए कदम सचमुच उठा रहे हैं, कई बार तो उनके बारे में सोचे बिना भी। और आप जो भी कदम उठाएंगे वह आपको ज़्यादा तेज़ी से आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। 3x5 इंच के इंडेक्स कार्ड का इस्तेमाल करें। आप एक और तरीके से दैनिक लक्ष्य निर्धारण की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह है 3x5 इंच के इंडेक्स कार्डों पर अपने लक्ष्य लिखना। हर कार्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में एक लक्ष्य लिख लें। इन कार्डों को अपने साथ हर समय रखें। जब भी आपके पास कुछ खाली पल हो तो आप इंडेक्स कार्ड बाहर निकालें और एक एक करके अपने लक्ष्यों पर नज़र डालें। इनमें से हर लक्ष्य को व्यक्तिगत सकारात्मक वर्तमान काल के संकल्प के रूप में लिखा जाना चाहिए। किसी ने एक बार कहा था, मैं सुबह नाश्ते के बगैर काम चला लेता हूँ, लेकिन संकल्प के बिना नहीं। हर बार जब आप इन कार्डों का इस्तेमाल करें तो कुछ पल का समय ले, गहराई से सांस लें और चैन से बैठकर अपने हर लक्ष्य की समीक्षा करें। एक बार में एक लक्ष्य को पढ़ते समय कल्पना करें कि वह लक्ष्य इसी समय हकीकत बन चुका है। खुद को उस लक्ष्य पर देखिए, उसका आनंद लें और उसे हासिल करने की खुशी महसूस करें। इसका एक विकल्प यह है कि आप अपने इंडेक्स कार्ड पढ़ते समय उन विशिष्ट कदमों की कल्पना करें जिन्हें आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्काल उठा सकते हैं। आपको यह कल्पना करनी चाहिए कि आप सचमुच वे कदम उठा रहे हैं, फिर रिलैक्स हो जाए और अगले लक्ष्य पर पहुंच जाए। आदर्श स्थिति में आपको हर दिन कम से कम 2 बार इंडेक्स कार्डों पर लिखने लक्ष्यों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें अपने साथ रखें और दिन भर उनकी समीक्षा करते रहें। मानसिक प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा समय। दिन में 2 बार ऐसा समय आता है जो लक्ष्य लिखने के लिए आदर्श होता है। ये आपके इंडेक्स कार्ड को पढ़ने और समीक्षा करने के लिए भी आदर्श है। ये है रात को सोने जाने से ठीक पहले का समय और सुबह उठने के ठीक बाद का समय, ऑफिस जाने से पहले। जब आप रात को अपने लक्ष्य दोबारा लिखते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में उनकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। फिर अवचेतन मन के पास अपने लक्ष्यों पर रात भर काम करने का मौका होता है। जब आप सो रहे होते हैं, सुबह उठने पर आपके मन में अद्भुत विचार आएंगे कि आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं या किन लोगों से मदद मांग सकते हैं। जब आप अपना दिन शुरू करने से पहले सुबह अपने लक्ष्य दोबारा लिखते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं तो आप दिन भर सकारात्मक सोच और सकारात्मक कर्म के लिए अपनी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जिस तरह सुबह शारीरिक व्यायाम आपको शरीर को चुस्त बनाता है, उसी तरह सुबह अपने लक्ष्यों की समीक्षा करने से आपका मस्तिष्क चुस्त बन जाता है, आपको दिन भर अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में बनाए रखता है। हर दिन सुबह और रात को अपने लक्ष्य दोबारा लिखने और उनकी समीक्षा करने का परिणाम यह होगा कि आप अपने अवचेतन मन में उनकी और भी ज़्यादा गहरी छाप छोड़ेंगे। आप धीरे धीरे सकारात्मक सोच से सकारात्मक जानने की ओर बढ़ने लगेंगे। आप एक गहरा और अटल विश्वास विकसित करेंगे कि आपके लक्ष्य हासिल हो सकते हैं और उनका हासिल होना सिर्फ समय की बात है और आप सही होंगे। हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। पहला, आज एक स्पाइरल नोटबुक ले और उसमें 10-15 लक्ष्य लिख ले जिन्हें आप निकट भविष्य में हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, 3x5 इंच के इंडेक्स कार्ड बना ले और उन पर अपने लक्ष्य सकारात्मक, व्यक्तिगत और वर्तमान काल में लिख ले। जहाँ भी जाए इन कार्डों को अपने साथ रखें। तीसरा, हर दिन सोने जाने से पहले मानसिक कल्पना में यह तस्वीर देखें जैसे आप अपने लक्ष्य हासिल कर चुके हों। चौथा, उन 3 कामों के बारे में सोचें जिन्हें आप अपने हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर सकते हो। हमेशा विशिष्ट कार्यों के संदर्भ में सोचें जिन्हें आप कर सकते हो। 5वां, पुरानी सूची पर नज़र डाले बिना हर दिन अपने लक्ष्य दोबारा लिखते रहें जब तक कि आपको पूरा विश्वास न हो जाए कि लक्ष्यों का हासिल होना तय है।